माहेश्वरी नगरी में भानु प्रताप नाम का राजा राज किया करता था। उसे नगर की जनता की कोई चिंता नहीं थी। वो अपने ही राग रंग में डूबा रहता था। उसके पास ना तो अपने महल के राजपाट के लिए समय था और ना ही जनता के लिए। अक्सर ही सुंदर बालाओं के नृत्य का आयोजन करता और अपने रंग महल में ही पड़ा रहता। एक दिन महात्मा राजा से मिलने की इच्छा से उनके महल पधारे तो सैनिकों ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। द्वारपाल, मुझे भीतर जाने दो। हमें क्षमा करें महात्मन, किंतु महाराज अभी दरबार में उपस्थित नहीं है। मैं अति आवश्यक सूचना लेकर आया हूँ। द्वारपाल, तुम जल्दी जाओ, महाराज से मेरे आने की आज्ञा लेकर आओ। मैं यहीं प्रतीक्षा करता हूँ। अच्छा ठीक है महात्मा जी, मैं अभी आता हूँ। द्वारपाल महाराज से महात्मा के भीतर आने की अनुमति लेने चला गया। महाराज, आपसे एक महात्मा जी मिलना चाहते हैं जो अभी महल के बाहर खड़े हैं। महात्मा जी से जाकर कह दो कि वो किसी दूसरे दिन आए, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। द्वारपाल भी महाराज के कटु वचन सुनकर बहुत निराश हुआ और महात्मा जी से आकर बोला, महात्मा जी, अभी तो महाराज आपसे मिल नहीं सकते, वे राजपाट के कुछ कामों में व्यस्त हैं। मुझे अति आवश्यक कार्य है द्वारपाल, तुम पुनः महाराज से मेरे आने की याचना करो। हमें क्षमा करें महात्मा, महाराज अभी अति आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं, आप कल आकर उनसे मिल लीजिएगा। द्वारपाल, तुम्हारा राजा तो झूठ बोल ही रहा है, तुम भी झूठ बोल रहे हो। मैं तो राजा को विपत्ति से बचाने के लिए आया था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जाकर राजा से कह देना कि आने वाले 10 साल तक पूरे नगर में अकाल पड़ा रहेगा। जनता ही नहीं, राजा भी दाने दाने को तरस जाएगा। द्वारपाल महात्मा के ऐसे शाप को सुनकर तुरंत ही महाराज के पास जा पहुंचा। महाराज, महाराज, वो जो महात्मा जी आए थे, उन्होंने हमारे नगर व आपको श्राप देकर गए हैं कि पूरे नगर 10 साल तक दाने दाने को तरस जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो द्वारपाल? जी महाराज, अकाल पड़ने का श्राप तो महात्मा जी ही दे गए हैं। सुना है अगर कोई महात्मा नाराज हो जाए तो पूरे नगर को तहस नहस कर सकता है। अब तुम ही बताओ मंत्री जी, हम क्या कर सकते हैं? महाराज, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि हर महात्मा कोई सिद्धि पुरुष नहीं होता, वो जरूर ही कोई पाखंडी था। आपको इससे डरना नहीं चाहिए। किंतु मंत्री जी, अगर सचमुच अकाल पड़ गया तो हम क्या खाएंगे? अगर सचमुच अकाल पड़ गया तो हमारे महल के भंडार गृह में इतना अन्न पड़ा है कि वर्षों तक वो खत्म नहीं होगा। राजा को अपने मंत्री की बात पर भरोसा हो गया। वो मंत्री अक्सर राजा की चापलूसी किया करता था। इस नगर में एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी नंदनी के साथ रहता था। धीरे धीरे कुछ समय बीता और पूरे नगर में अकाल पड़ गया। गांव व नगरवासी सभी के भूखों मरने की नौबत आ गई। देखिए जी, घर में अब एक भी अन्न का दाना नहीं है। हमारे यजमान खुद ही भूखों मर रहे हैं। मेरी सलाह मानिए तो राजा के दरबार जाइए और कुछ अन्न की मांग कीजिए। अरे भाग्यवान, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि राजा के दरबार से जनता को कुछ भी मांगना वर्जित है? वहां जाकर मैं अपना अपमान नहीं करवाना चाहता। देखिए, आप में और प्रजा में अंतर है। प्रजा अपने लिए दरबार जाती है और अब राजा के कल्याण के लिए जाएंगे। उन्हें कुछ उपदेश दे दीजिएगा और बदले में अपने लिए अन्न की मांग कर लीजिएगा। हमारा राजा नास्तिक है, नास्तिक। इसी कारण एक महात्मा ने उन्हें श्राप दिया था, जो आज हम सब भी झेल रहे हैं। आप एक बार राजा के दरबार में जाइए तो सही। अगर उन्होंने अन्न दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो हमें कौन सा यहाँ भोजन मिल जाएगा। हम इस नगरी को छोड़कर कहीं अलग चले जाएंगे। पत्नी की बात मानकर बिना मन के ब्राह्मण राजा के दरबार जा पहुंचा। संयोग से उसकी मुलाकात राजा से हो गई। कहो ब्राह्मण, तुम्हारा हमारे दरबार में आना कैसे हुआ? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके नगर का एक गरीब ब्राह्मण हूँ। अभी तक यजमानी से हम अपना पेट पाल रहे थे, लेकिन अकाल के कारण हम भूखे मर रहे हैं। कृपया हमारी सहायता करें महाराज। तुम तो ब्राह्मण हो, तुम्हें तो अपने भगवान पर खूब भरोसा होगा, तो उन्हीं से अन्न या फिर धन क्यों नहीं मांग लेते?
महाराज, ईश्वर समय आने पर सब कुछ तो देता ही है, किंतु फिलहाल हम आपके ही आश्रय पर आए हैं। जाओ और अपनी ईश्वर के समय का इंतजार करो, तुम्हें महल से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ब्राह्मण राजा से अपमानित होकर निराशा मन से अपने घर लौट आया। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों ने नगर से बाहर जाने का निश्चय कर लिया। चलते चलते वे दोनों एक घने जंगल में जा पहुंचे। दूसरे नगर की सीमा तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दूरी तय करनी होगी? बस इसी जंगल को पार करके हम नए नगर की सीमा में पहुंच जाएंगे। ये देखो, सामने एक कुटिया है। लगता है किसी महात्मा की है जो इतने घने जंगल में रहते हैं। क्यों ना हम इनका आशीर्वाद लेते चले? ये सोचकर दोनों महात्मा जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। ये वही महात्मा थे जिन्होंने राजा भानु प्रताप को श्राप दिया था। प्रणाम महात्मन। प्रसन्न रहो वत्स। तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? हम महेश्वरी नगर के रहने वाले हैं। वहां पर सूखा पड़ जाने के कारण हमें नगर छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस नगर के राजा ने हमारी कोई सहायता नहीं की। अच्छा, तो तुम उसी महेश्वरी नगर के रहने वाले हो। उस घमंडी राजा को तो मैंने ही श्राप दिया था। महात्मा जी, आपने जो श्राप दिया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। राजा की गलती की सजा अपनी सारी प्रजा को क्यों दी? आपको तो मात्र राजा को ही सजा देनी थी। देवी, गेहूं के साथ साथ घुन को भी पीसना पड़ता है। इसी की सजा प्रजा काट रही है। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है महाराज। कृपया आप अपना श्राप वापस ले लीजिए, वरना मैं आपके सामने ही अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। अरे देवी, तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे कर सकती हो? भूख से तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि मैं एक ही बार में मर जाऊं। आप बताइए, आप अपना श्राप वापस लेंगे या मैं आत्मदाह कर लूं? देवी, मेरा श्राप तो अटल है, परंतु अगर कोई भूखा मरता है तो इसका श्राप मुझे ही लगेगा। इसीलिए मैं आपको इस समस्या का एक समाधान दे सकता हूँ। महात्मा ने एक पात्र उठाया और नंदिनी को देते हुए कहने लगे, देवी, तुम इसे लेकर अपने घर लौट जाओ। तुम इससे जो इच्छा करके भोजन मांगोगी, ये पात्र वही दे देगा। तुम्हें इसमें से भोजन निकालकर प्रजा को देते जाना है। क्या इस पात्र से कोई भी भोजन निकाल सकता है महात्मा? नहीं देवी, इस पात्र से केवल तुम ही भोजन निकाल सकती हो। ये एक दिन में एक ही प्रकार का भोजन देगा। यदि तुम धन की याचना करोगी तो ये पूरा दिन धन ही देता रहेगा, और अगर किसी और ने इस पात्र से धन निकालने की याचना की तो उसे मधुमक्खियां काटने लगेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। अब हमें दूसरे नगर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है स्वामी। चलिए, हम अपने घर चलते हैं। नंदिनी वो पात्र लेकर अपने घर लौट आई और अगले ही दिन से सारे नगर वालों को धन और अनाज बांटने लगी। पूरे नगर में खुशी का माहौल छा गया। धीरे धीरे ये खबर महाराज के मंत्री को भी पता चल गई। महाराज, एक छोटे से गांव की ब्राह्मण व ब्राह्मणी को ना जाने इतना धन कहां से मिल गया है कि पूरे नगर वासियों को बांट रही है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कोई आपकी कदर नहीं करेगा। मंत्री जी, ब्राह्मण के पास ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना है जो वो सारी प्रजा में बांट रहा है? महाराज, वही ब्राह्मण कुछ समय पहले अपने दरबार आया था, लेकिन आपने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। पता नहीं उसे कहां से एक मटका मिल गया है। उस मटके से ढेर सारा धन व अनाज निकलता है। मंत्री जी, इस राज्य के सभी चीजों पर सबसे पहले मेरा अधिकार है। तुम अभी जाकर उस ब्राह्मण से वो मटका बलपूर्वक उठा लाओ। ठीक है महाराज, मैं भी यही चाहता था। अगले दिन मंत्री अपने 2 सैनिकों के साथ ब्राह्मण के घर जा पहुंचा। ए ब्राह्मण, तुम्हारे पास जो मटका है, महाराज का आदेश है कि तुम वो मुझे दे दो। लेकिन किस लिए? क्या महाराज के महल में मटकों की कमी हो गई है जो उन्हें प्रजा के मटके चाहिए? मुझे पता है तुम्हारा मटका कोई साधारण नहीं है। इस तरीके के चमत्कारी मटके पर सिर्फ राजा का ही अधिकार होता है। ठीक है, तुम इसे ले जाओ, लेकिन याद रखना कि इस मटके से वही धन प्राप्त कर सकता है जो पढ़ा लिखा, बुद्धिमान व ज्ञानी हो।
अगर कोई अनपढ़, मंदबुद्धि व बेवकूफ इंसान इसमें हाथ डालेगा तो इसमें उपस्थित मधुमक्खियां उसे डंक मारने लगेंगी। मंत्री ने उस मटके के नियम सुने और उसे लेकर महाराज के पास जा पहुंचा। महाराज, उस ब्राह्मणी के अनुसार इस मटके का नियम है कि वही व्यक्ति इस मटके से धन निकाल सकता है जो पढ़ा लिखा, बुद्धिमान व ज्ञानी हो। अगर कोई मूर्ख व मंदबुद्धि व्यक्ति हाथ डालता है तो उसे मधुमक्खियां डंक मारने लगेंगी। मंत्री जी, आपको क्या लगता है मैं मूर्ख और मंदबुद्धि हूँ? नहीं महाराज, ये तो मटके का नियम है। मैं तो आपको बस वही बता रहा था। राजा ने बहुत आत्मविश्वास के साथ उस मटके में हाथ डाला। उसे धन तो मिला नहीं, लेकिन मधुमक्खियों के डंक से उसका हाथ अवश्य चोटिल हो गया। इसमें धन नहीं बल्कि मधुमक्खियां भरी है। महाराज, देखने से तो इसमें कोई मधुमक्खी नहीं नजर आती। मुझे समझ नहीं आता आप मंदबुद्धि व मूर्ख कैसे हो सकते हैं। मैंने मंत्री के सामने इस मटके में हाथ डालकर गलत कर दिया। अब मंत्री को पता चल गया है कि मैं अनपढ़ और मंदबुद्धि हूँ। अब ये बात पूरे नगर में फैला देगा। क्यों न लगे हाथ इसकी भी असलियत जान ली जाए। मंत्री जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे और बुद्धिमान हैं। मैं तो आपको ही आगे राजा बनाना चाहता हूँ। क्यों ना आप भी इस मटके में हाथ डालकर धन निकाल लीजिए। यह अच्छा मौका है। अगर मैंने मटके से धन निकाल लिया तो राजा अपना पद त्याग करके मुझे राजा बना देगा। ये सोचकर मंत्री ने झट से मटके में हाथ डाला तो उसका भी हाथ मधुमक्खी के डंक से लहूलुहान हो गया। महाराज, लगता है हम दोनों ही अनपढ़ और महामूर्ख हैं। मैं कल ही ये मटका उस ब्राह्मण को वापस दे आऊंगा। ये हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन याद रहे मंत्री जी, हमारे अनपढ़ और मूर्ख होने का राज हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। अगली ही सुबह मंत्री ने सैनिकों को भेजकर वो मटका ब्राह्मण के घर पहुंचा दिया। अब ब्राह्मण व ब्राह्मणी और जोर शोर से प्रजा की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद ही राज दरबार के सारे अन्न भंडार समाप्त हो गए और मजबूर होकर उन्हें ब्राह्मण के पास आकर मदद मांगनी पड़ी। ब्राह्मण देव, हमें क्षमा करें। हमने महल में आपकी बहुत बेइज्जती की थी। शायद उसी की सजा हमें मिल रही है। कहिए राजन, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? हमारे भंडार गृह पूरी तरह खाली हो चुके हैं। हमारी भी भूखी मरने की नौबत आ गई है। हम चाहते हैं जैसे तुम पूरे नगर की सेवा करते हो वैसे ही कुछ धन देकर राज दरबार की भी सेवा करो। महाराज, आज तक आपने नगरवासियों की कोई सेवा नहीं की, तो नगरवासी आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं? मैं इस बात पर शर्मिंदा हूँ कि मैंने प्रजा की भलाई के बारे में कभी नहीं सोचा। अगर तुम नगरवासी चाहो तो मैं राजा का पद त्याग कर दूंगा। तुम अपने नए राजा के लिए मत कर सकते हो। नहीं नहीं राजन, आपको आपकी गलती का एहसास है। हमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। जिस प्रकार हम नगरवासियों की सेवा करते हैं, हमारी इच्छा है कि आप भी नगरवासियों की सेवा करें। महाराज, हम इस मटके से निकले धन का 1/3 हिस्सा राज दरबार में सौंपने को तैयार है। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों राज दरबार में ही चलकर रहें। आपके लिए महल में नए गृह का निर्माण किया जाएगा और वहीं से प्रजा की सेवा करें। ब्राह्मण देव, क्या आपको ये मंजूर है? जैसी आपकी आज्ञा महाराज।